नमस्कार दोस्तों, जीनियस साइंस में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अभी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं ब्रिज कोर्स में, जो अपना ब्रिज कोर्स है, ब्रिज कोर्स में क्लास 10th के बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश के बच्चों के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर नंबर फर्स्ट की टेस्ट नंबर 3 के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और ये टेस्ट नंबर 3 एक्टिविटी शीट 1 से लेकर एक्टिविटी शीट 11 तक, ये टोटल एक्टिविटीज के ऊपर ये पूरा डिपेंड करता है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर किस तरह से अभी हम यहां पर देखते हैं। तो देखो, स्टेट काउंसिल क्लास 10 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर नंबर फर्स्ट है। 30 मार्क्स की ये टेस्ट है और ये टेस्ट का ड्यूरेशन है 1 आवर का। तो इसमें आपको ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। द नंबर ऑफ राइट ऑफ द क्वेश्चंस इंडिकेट्स द मार्क्स। ड्रॉ द एग्जैक्ट वेल लेबल डायग्राम whenever the necessary, and for each multiple choice question only correct option number should be written। ओनली आपको करेक्ट ऑप्शन यहां पर लिखना है। तो ये देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के लिए है। तो ये देखो 1 2 3, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 5, ये सब क्वेश्चन है 6, और ये आगे का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी 1 2, उसके बाद ये देखो 3 4, ये 5 और ये 6। तो इस तरह से 6 सब क्वेश्चंस हैं। तो ये 6 सब क्वेश्चंस हमें यहां पर पूरे के पूरे सॉल्व करने, क्वेश्चन नंबर 1 में भी और क्वेश्चन नंबर 2 में भी। तो चलो अभी हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस तरह से हमें देना है। तो देखो, अभी टर्म्स और कंडीशंस मैंने यहां पर इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ के बताया है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ओके, ईच द क्लासिफाई, ओके, 2 मार्क्स है ईच क्वेश्चन के लिए, हर क्वेश्चन के लिए यहां पर 2 मार्क्स दिए गए हैं। ओके, क्लासिफाई द फॉलोइंग एसिड्स इनटू स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। दिस इज H2CO3, HNO3, HCl, CH3, COH। तो इसमें से आपको स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड में इनको क्लासिफाई करना है। तो देखो, वीक एसिड्स कौन से है? तो वीक एसिड्स है H2CO3, CH3COOH, these are the weak acid। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से? HCl एंड HNO3, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर दी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन है, गिव द साइंटिफिक रीजन व्हेन अ मूविंग बस सडनली टर्न्स इनटू द राइट। सडनली टर्न्स टू द राइट, अगर सीधा जाने वाली बस क्या हो गई है? राइट साइड को सडनली टर्न हो गई। इट्स पैसेंजर्स लीन्स टू द लेफ्ट, और इसके पैसेंजर्स लेफ्ट साइड में लीन होते हैं। तो इसका आंसर है, देखो, गिव साइंटिफिक रीजन है। तो इनर्शिया की वजह से ये सब चीजें होती है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, अ बॉडी विल कंटिन्यू मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी unless any force is acting on it। When a bus is moving straight, the passenger inside are also moving straight, but when suddenly bus turns to left, the passengers still continue to move straight because no force is acting on the passenger, so they will move with the same magnitude and direction, that is outwards when the bus turns। जब बस टर्न होगी वो आउटवर्ड दिशा में फेंके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग बॉक्सेस। तो ये देखो, डायमंड है और डायमंड की यूजेस दिए गए हैं। तो एक है, ग्लास कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टू मेकिंग द ऑर्नामेंट्स, जो कुछ भी अंगूठी होती है, जो कुछ भी ऑर्नामेंट्स मेल फीमेल के लिए जो कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें डायमंड को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है, टू मेक द विंडोज गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन इन स्पेस एंड इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी कि सूर्य से जो कुछ भी रेडिएशंस आते हैं उनसे प्रोटेक्शन के लिए विंडो पेन्स पे इनको बिठाया जाता है। उसके बाद पॉलिशिंग अदर डायमंड्स, दूसरे डायमंड्स को पॉलिशिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्लास कटिंग एंड रॉक ड्रिलिंग्स, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर ग्लास कटिंग का तो आपको इधर दिया ही है,
ओके देखो, ग्लास कटिंग एंड रॉक ड्रिलिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। रॉक ड्रिलिंग में, ग्लास कटिंग ऑलरेडी आपको दिया था, तो रॉक ड्रिलिंग में इसका इस्तेमाल होता है। ओके, तो आगे लेते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स the carbon atoms are linked to each other only by single covalent bond। कार्बन कार्बन के बीच इस तरह से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और इधर कार्बन कार्बन के बीच एक तो सिंगल, नहीं तो सॉरी डबल, और नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड से एक दूसरे को कनेक्टेड होते हैं। इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स द वैलेंसीज of carbon atoms are not fully satisfied by single covalent bond, so here double और ट्रिपल बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दे कंटेन ओनली अ सिंगल बॉन्ड, दे कंटेन ओनली अ सिंगल बॉन्ड, यहां पर एक सिंगल ही बॉन्ड होता है, और इधर डबल बॉन्ड नहीं तो दो कार्बन के बीच इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड होता है। दे आर केमिकली लेस रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव होता है। दे आर केमिकली मोर रिएक्टिव, यानी कि जल्दी से जल्द इनकी रिएक्शन होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दीज हाइड्रोकार्बन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दीज हाइड्रोकार्बन्स। अगर दोस्तों इस चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, और अपने दोस्तों की इसकी लिंक भी शेयर करो। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको पसंद आया है, तो इसे लाइक करना ना भूले, क्योंकि आगे आने वाला हर एक वीडियो बनाने के लिए एक मुझे एनर्जी मिलती है आपसे। और अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के रखते हैं तो आगे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है, और आपसे वो वीडियो छूटता नहीं, यानी कि आपसे वो मिस होता नहीं। ओके, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करा, बेल आइकॉन दबाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और लाइक करना। बोले तो ये वीडियो की क्वालिटी आपको कैसी लगी, मैंने जो कुछ भी आपको बताया ये कैसे लगा, है ना? अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं, और सही में अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, और अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जो कुछ भी आप, जिन जिन लोगों का आप अच्छा चाहते हैं उन लोगों को आप ये शेयर करो, क्योंकि अक्सर अच्छी चीजें हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अच्छे लोगों को हम शेयर करते हैं। ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दीज हाइड्रोकार्बन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है कहां पर? सैचुरेटेड में, और अनसैचुरेटेड में एडिशन रिएक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो है, इनका एक डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, नहीं तो यहाँ के दोनों भी डबल बॉन्ड ब्रेक होकर कंपाउंड इनके ऊपर दूसरे हाइड्रोजन, क्लोरीन, जो कुछ भी हो, नए एलिमेंट्स इसके ऊपर अरेंज होकर ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। यहाँ पर एडिशन होता है। देयर जनरल फार्मूला इज CnH2n+2, और their general formula is CnH2n और CnH2n-2 है। तो इस तरह से ये हुआ डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब देखते हैं फिफ्थ वाला, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। ये चार्ट हम कंप्लीट करेंगे, तो इसमें क्या है देखो, लिटमस पेपर की, यानी कि एक टेस्ट है, सब्सटेंस, एसिड एंड बेस है। ब्लू कैसे होता है? ब्लू लिटमस है, बेसिकली लिटमस पेपर का कलर ब्लू है, और ये रेड वाला है। ओके, जब ब्लू लिटमस एसिड में रेड होता है और बेस में ब्लू होता है। आगे रेड जो है, रेड एसिड में रेड ही रहेगा, लेकिन बेस में वो ब्लू बनेगा। ओके, देन मैथिल ऑरेंज, ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर एसिड में पिंक होता है और बेस में वो येलो बनेगा, येलो कलर का ये बनता है। तो इस तरह से इसकी कुछ चीजें, येलो कलर, ओके, और उसके बाद पिंक कलर का ये यहां पर बनता है। पिंक कलर किसमें? फिनोल्फथालीन इंडिकेटर है, ये एसिड में कलरलेस रहता है और बेस में ये पिंक कलर का बनता है। ओके, आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई विच रूल इज अंडरस्टूड बाय ऑब्जर्विंग द डायग्राम एंड राइट द रूल इन योर ओन वर्ड्स। तो देखो, the law of conservation of mass states that the mass is isolated system is neither created nor destroyed by the chemical reactions or physical transformations. According to the law of conservation of mass, the mass of product in a chemical reaction must equal the mass of the reactant। यानी कि ये reactant है, देखो इसमें हम
यहां पर हमने क्या किया, कैल्शियम क्लोराइड लिया, इसमें सोडियम, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट ले लिया और दोनों को हमने मिक्स किया। जब हम दोनों को मिक्स करते हैं, करने के पहले 300.23 ग्राम वजन था, लेकिन ये टिल्ट करकर जब हम मिक्स करते हैं और शेकिंग करने के बाद फाइनल जब ये रिएक्शन बनती है, तो रिएक्शन फाइनल होने के बाद भी इसमें 300.23 ग्राम होता है वजन, यानी कि इसमें कुछ किसी तरह का चेंज नहीं होता। फाइनल जो वजन होता है टोटल, दैट टोटल वजन इज इक्वल टू सेम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 3 मार्क्स, ईच क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स है। इन द फॉलोइंग एग्जांपल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आइडेंटिफाई पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन बाय अप्लाइंग द फोर्स। ओके, तो देखो, पुशिंग अ स्टैल्ड व्हीकल, अगर हम किसी व्हीकल को स्टॉल कर, यानी कि स्टेबल है, एक जगह पर स्थिर है, तो उसको हम पुश कर रहे हैं, तो पुश करने के बाद ये क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा वहां पर। उसके बाद ट्राइंग अ स्टोन टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एंड स्विंगिंग इट राउंड एंड राउंड बाय द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग, तो क्या होगा, देन वन इज द जीरो वर्क होगा। कैचिंग अ बॉल थ्रोन बाय अ फ्रेंड, अगर अपने दोस्त ने कुछ बॉल फेंका है, उसको आप कैच कर रहे हैं, तो उसका वर्क क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, रोक रहे हैं उसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड राइट द रूल्स यूज्ड फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम्स। ये देखो, ये डायग्राम का ऑब्जर्वेशन करो और यहाँ पर जितने भी सारे रूल्स यहाँ पर बताए गए उनके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करो। रूल फर्स्ट क्या आता है, इफ an incident ray is parallel to the principal axis, then the reflected ray passes through the principal focus। ये देखो इंसिडेंट रे है और इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस में से पास होगा, है ना। रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से पूर्ण यानी कि पास होगा। प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है और जब रिफ्लेक्ट होकर ये आता है तो ये फोकस से निकलता है। उसके बाद सेकंड वन, रूल सेकंड, इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस में से हमने इसको पास किया, अब द मिरर द रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से पैरेलल चलता है। उसके बाद इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे ये देखो यहां से हमने पास किया, इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, द रिफ्लेक्टेड रे ट्रेसेस द सेम पाथ बैक, यानी कि जिस पाथ से हमने इसको इंसिडेंट किया था उसी पाथ से ये रिटर्न आता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, है ना, और बेल आइकॉन दबाकर अपने दोस्तों को इसकी लिंक भी शेयर करें। ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, चलो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करो और शेयर भी करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैक गिवन इन द पैराग्राफ। ये जो कुछ ब्लैक्स दिए यहां पर आपको ये टर्म्स लिखनी है। ओके म्हणजे या ठिकाणी व्यवस्थितरित्या आपण लिहून हे पूर्ण पॅराग्राफ पूर्ण करायचा आहे। देन तर या ठिकाणी येतो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ओके द साउंड्स आर कॉल्ड ऑडिएबल साउंड्स। ओके याला आपण ऑडिएबल साउंड असे म्हणतो, ऑडिएबल। ओके पहा आणखी एकदा सांगतो, द लिमिट्स ऑफ हिअरिंग ऑफ ह्यूमन इयर आर 20 हर्ट्ज टू द 20,000 हर्ट्ज, that is the human ear, the sound frequencies is this in this range. This sound are called audible sounds. Okay, and then our ears cannot hear the frequencies lower than 20 hertz and higher than 20,000 hertz. Okay, kilohertz, 20,000 kilohertz. Okay, 20,000 hertz आणि यालाच आपण 20 किलोहर्ट्ज असे सुद्धा म्हणतो। द साउंड विथ अ फ्रिक्वेन्सी स्मॉलर दॅन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इन्फ्रासाउंड, याला आपण इन्फ्रासाउंड असे म्हणतो। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय पेंडुलम अँड द साउंड जनरेटेड बाय व्हायब्रेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट जस्ट बिफोर द अर्थक्वेक are the examples of such sound. The sound waves with frequencies greater than the 20 kilohertz, greater than the 20 kilohertz, that are called as ultrasonic, ultrasound or ultrasonic
साउंड वेव्स भी कहते हैं। ओके, ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ स्ट्रिप इन द पिक्चर? ये पिक्चर में जो कुछ भी स्ट्रिप दिखाई गई इसका नाम क्या है? व्हाट इज इट यूज्ड फॉर? देखें, आंसर है द गिवन स्ट्रिप इज पीएच स्केल which is used for the determination of pH of solution. Solution का pH determination के लिए इसका इस्तेमाल होता है। pH of solution, pH of soil, pH of blood, यानी कि किसी का भी pH determination के लिए इसका इस्तेमाल होता है। How is it determined whether the substance is acidic, basic or neutral? तो देखो इसका explanation है, if the pH is less than 7, that is the 1 to 7, वैसे भी तो 6.5 की रेंज में बताया जाता है 6.5 यानी कि 1 to 6.5। ओके, लेकिन हमारे बुक में 1 to 7 है, इट इज कॉल्ड एज एसिड। इफ द pH इज इक्वल टू 7 इट इज द न्यूट्रल। इफ द pH इज मोर देन 7 यानी कि 6.5 से लेके आगे 6.5 to 14। ओके, तो इस तरह से ये बेसिक होता है ना, दिस इज द बेसिक। आगे देखें, अ न्यूट्रल साल्ट इज फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बाय अ स्ट्रॉन्ग बेस। द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रल साल्ट हैज पीएच इज इक्वल टू 7, है ना, उसी सॉल्यूशन का पीएच होता है 7। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या होता है? समझो स्ट्रॉन्ग एसिड दिस इज द EHCl एंड स्ट्रॉन्ग बेस दिस इज द NaOH। जब हम इन दोनों की रिएक्शन करते हैं तो ये बनता है यानी ये Cl, क्योंकि ये Cl और ये Na दोनों एक होकर सोडियम क्लोराइड बनता है। ओके, एंड दिस हाइड्रोजन एंड दिस OH कैन फॉर्म्स द H2O, वाटर है, साल्ट है, वाटर बनता है यहाँ पर। तो ये रहा न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और उसका जो कुछ भी साल्ट बनता है दिस इज द न्यूट्रल साल्ट। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहां पर ये डायग्राम आपको दी गई है, इसका ऑब्जर्वेशन करो और इसके कुछ क्वेश्चंस है, इसके ऊपर क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हाट टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज शोन इन डायग्राम? ओके, और लेबल द मेन पार्ट्स ऑफ द टेलीस्कोप। तो देखो कैसग्रेन टेलीस्कोप है, ये जो टेलीस्कोप है ये कैसग्रेन मेथड की टेलीस्कोप है, कैसग्रेन। लेबल द मेन पार्ट्स ऑफ द टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप के मेन पार्ट्स को ये इस तरह से नेम है। लाइट सोर्स है, जहां से लाइट निकलती है, दिस इज द लाइट सोर्स। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पर बिठाया जाता है, जो कुछ भी आता है उसका रिफ्लेक्शन करके आगे की दिशा में फेंका जाता है, और इधर से भी लाइट इसी तरह से आते हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर आता है कॉन्वेक्स मिरर पर, और ये दोनों कंबाइन होकर ये लेंस पर इंसिडेंट होता है। तो ये देखो आईपीस है, आईपीस पर ये इंसिडेंट होता है, और इधर से आने वाला जो है दिस इज ऑल्सो कॉन्केव मिरर, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस इज द कॉन्केव मिरर एंड दिस इज ऑल्सो कॉन्केव मिरर, क्योंकि इधर से आने वाली लाइट ऐसे आती है और सीधा यहाँ पर आकर रिफ्लेक्शन होता है, इसका इधर रिफ्लेक्शन किया जाता है ये कॉन्वेक्स मिरर पर, और कॉन्वेक्स मिरर से भी इसको फिर से एक बार रिफ्लेक्शन करके आईपीस की तरफ इसको भेजा जाता है। ओके, तो इस तरह से इसके नाम है। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देखो, विच कंडक्टर इज एट हायर पोटेंशियल, जो कंडक्टर है विच कंडक्टर इज एट हायर पोटेंशियल, तो ये कंडक्टर है, ईवी कंडक्टर है ना, इसका ऑब्जर्वेशन करो। हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कंडक्टिंग वायर है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर है, नेगेटिवली चार्ज्ड कंडक्टर है, स्टैंड विथ इंसुलेटिंग कवरिंग एंड स्टैंड विथ इंसुलेटिंग कवरिंग, दोनों भी। ओके, तो देखिए आगे का इसके ऊपर क्वेश्चंस। विच कंडक्टर इज एट हायर पोटेंशियल, तो देखो कंडक्टर ए इज एट हायर पोटेंशियल, ये जो एंड होता है इसका, तो ये हायर पोटेंशियल पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द वायर? इलेक्ट्रॉन की यानी कि हायर कंडक्टर जो है उसका जो कन्वेंशनल करंट होता है उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द वायर इज फ्रॉम B to A, है ना, B to A। ओके, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द वायर इज फ्रॉम B to A, B to A इसका फ्लो होता है, इसके डायरेक्शन इस तरह से B to A होता है, B to A इलेक्ट्रॉन का फ्लो,
और कन्वेंशनल करंट का ए टू बी होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट फ्लो होता है इनका। ओके, और उसके बाद when will the electrons flow through the wire stops, इनका इलेक्ट्रॉन फ्लो होना कब स्टॉप होगा, जब इसका पोटेंशियल और इसका ए का और बी का पोटेंशियल जब कंप्लीटली इक्वल होगा, परफेक्टली इक्वल होगा, तभी इन दोनों के बीच फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप होगा। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू दी वायर स्टॉप्स, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की जो प्रोसेस है वो स्टॉप होगी, यानी कि जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं होता उस वक्त तक। ओके, और दूसरा एग्जांपल बता देता हूं, समझो हमने क्या किया, एक बर्तन है और इसमें एक बर्तन है, इसमें पानी हमने इतने ये लेवल पर भरा है ये में, और ये है बी है, तो बी में ए लेवल तक पानी भरा है, और इन दोनों को हमने बेसिकली बेस से कनेक्ट किया है। तो इन दोनों का यहां से एक टैप बिठा दिया हमने, और ये टैप खुली करने के बाद ये ए का पानी बी में चला जाएगा, बराबर। टैप खुली करते हैं, लेकिन कब तक जाएगा, जब तक ये दोनों का वाटर लेवल सेम नहीं होता तब तक ये का पानी बी में जाएगा, लेकिन बाद में जब इक्वल होने के बाद पानी स्टॉप होगा, उसी तरह से यहां पर भी होता है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको जो अपनी टेस्ट नंबर 3 है, यानी कि क्लास 10 के बच्चों की साइंस पेपर नंबर 1 की इंग्लिश मीडियम और सेमी मीडियम के बच्चों के लिए जो कुछ भी ये आपको दिया गया है, ओके, टेस्ट, तो ये टेस्ट का टोटल सॉल्यूशन मैंने आपको यहां पर दिया है। अगर इसमें आपको कुछ डाउट है, कुछ डिफिकल्टीज है, तो आप मुझे आराम से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत। लेकिन दोस्तों अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, ओके, और अपने दोस्तों की इसकी लिंक भी शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि आगे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके, तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।